हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी। आज हम वाले हैं यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है और ये भी जो क्वेश्चन है सभी पूछे गए हैं पहले, तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका एक पार्ट आज आपको मिलेगा जिसमें 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसके बाद हम और आगे 30-35 क्वेश्चन अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा पूरा गद्य साहित्य से होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक ज़रूर किया करो भाई। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें उन्होंने क्या कौन कौन सी बातें हैं जो लिखी हैं? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। तो क्या ये बात उन्होंने कही है? भाई बिल्कुल कही है। ठीक है, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने लिखा है कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी बात उन्होंने अपने साहित्य में लिखी है। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने शिव सिंह सरोज से लिए हैं। तो ये भाई रॉन्ग है, उन्होंने शिव सिंह सरोज से नहीं लिए थे, बल्कि उन्होंने खुद कहा है कि जो रीतिकाल के कवि हैं उनका वर्णन मैंने कहाँ से लिया है, तो मिस्र बंधु विनोद से लिया है, जो जिसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और 1934 में उसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो मिस्र बंधु विनोद से उन्होंने क्या लिए हैं? रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण लिए हैं, इसका भी याद रख लेना। फोर्थ की अगर बात करें तो वर्तमान लेखक और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता था, ये बात भी उन्होंने अपने ग्रंथ में कही है कि जो वर्तमान लेखक है या कवि हैं उनके बारे में लिखना तो ये समझ लो अपने सिर पर बला लेना था। तो ये तीनों ही बात उन्होंने कही हैं। ए, बी और डी इसका ऑप्शन सही है, हालांकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषण का प्रयोग किया है, इनको मिलान करना है आपको। ठीक है, जो शिव सिंह सरोज है 1883 में प्रकाशित हुआ था, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। इसको कहा है उन्होंने कवि व्रत संग्रह। ठीक है, कवि व्रत संग्रह कहा है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसका ग्रंथ है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको बड़ा कवि व्रत संग्रह बोला है। क्या बोला है? बड़ा कवि व्रत संग्रह की इन्होंने संज्ञा दी है। मिस्र बंधु विनोद, जो कि 1913 और 1934 में प्रकाशित हुआ था, इसको प्रकांड कवि व्रत संग्रह कहा है। क्या कहा है? प्रकांड कवि व्रत संग्रह। तो ये हमारा बिल्कुल इसमें मिलान हुआ पड़ा है। ठीक है, शिव सिंह सरोज को कवि व्रत संग्रह के नाम से उन्होंने बुलाया है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर को बड़ा कवि व्रत संग्रह का है, और मिस्र बंधु विनोद को तो उन्होंने प्रकांड कवि व्रत संग्रह कह करके बुलाया है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों को ग्रंथों को क्या क्या नाम दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है, यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। ये किस पद्धति में कहा जाता है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति। तो ये विधेयवादी पद्धति में कहा गया है। और रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसमें अपने इतिहास में उन्होंने विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया है, ये भी याद रखना है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन जो साहित्य है जिसमें वीर रस की रचनाएं की गई हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत। तो इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, याद रखना। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? गजनी नरेश जब रेवा तट समय कब की बात है? जब पहले उनका पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, तो फिर पहले युद्ध में तराइन का युद्ध इसको बोला जाता है, इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा।
और 1191 में ये युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। वह अपने साथ उसे कहाँ पर ले जाता है, अपने मतलब महल महल में कारागार में बंदी बना देता है और बाद में उसे फिर छोड़ देता है। तो उस छोड़ने से संबंधित यहाँ पर बात हुई है। नरेश की मुक्ति उसने कैसे की थी, गजनी नरेश उसको कहा जाता था। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथे घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया था। ये बात बिल्कुल सही है। खिज्र खान और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया था, नहीं किया था। किसी के दबाव में वो नहीं था, बल्कि उसने बहुत सारे हाथी घोड़े और मणि माणिक्य लिए थे। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेज दिया था। ठीक है, सुलह और शांति स्थापित करके मतलब उसने सोचा था कि आगे ये युद्ध अब नहीं करेगा, लेकिन उसने 1 साल रुक कर ही यानी कि 1192 में ही उसने युद्ध किया और उसमें वो खुद विजयी भी रहा, क्योंकि उसके जो वीक पॉइंट थे पृथ्वीराज चौहान के वो उसको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यापति की पदावली किस भाषा की रचना है? अवट्ट, मैथिली, अपभ्रंश, ब्रजभाषा। तो ये है भाई मैथिली की, इसी पदावली के कारण ही, ये मैथिली में होने के कारण ही इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है, मैथिल कोकिल भी इसीलिए कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत भाषा से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से? तो ये माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखो 3 नाम तो ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से अप्रमाणिक मानते हैं, लेकिन एक नहीं मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल तो आपने सुना होगा, ये बिल्कुल पूरी तरह से अप्रमाणिक मानते हैं, लेकिन फिर भी ये पृथ्वीराज रासो को प्रथम क्या मानते हैं, महाकाव्य भी मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी पूरी तरह से अप्रमाणिक माना है, डॉक्टर वूलर ने भी माना है, लेकिन जो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हैं वो उसको क्या मानते हैं, तो ये अर्ध प्रमाणिक में मानते हैं। ठीक है, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, मतलब इन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से ना तो अप्रमाणिक है और ना ही क्या है भाई, अप्रमाणिक है और ना ही प्रमाणिक है। ठीक है, अर्ध प्रमाणिक इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम बताना है। हिंदी साहित्य के जो इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का जो ग्रंथ है उसमें आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा है। ये प्रकरण पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, सामान्य परिचय, फिर अपभ्रंश काव्य, फिर देश भाषा काव्य और फिर फुटकल रचनाएं। तो ABCD इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकल रचनाएं, उन्होंने यही प्रकरण उन्होंने क्रम से रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या हैं? तो नंददास के बारे में बताना है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास से युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रास पंचाध्यायी 16 छंद में लिखी गई है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन से सही हैं? तो नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास से युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और इनकी रचना रास पंचाध्यायी 16 छंद में लिखी गई है, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन पहला और डी मतलब इसके आंसर नहीं है, बी और सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में ये मत किसका है? शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए? जायसी हुए। ये बात किसने कही है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य? तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं ये हैं शंकराचार्य। सुमेलित करना है आगे, बसो मोरे नैनन मैन दलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, अवलो नसानी अवना नसे हो।
अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, तो सब बंदों को कुदरत के किसने माना है? तो ये कबीर जी ने माना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई का ही कथन है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्तना धरो, ये सूरदास ने कहा है। और अवलो नसानी अवने नसे हो, ये तुलसीदास जी का कथन है। ठीक है, ये पंक्तियां याद रख लेना। बसो मोरे नैनन में नंदलाल मीराबाई कहती हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्तना धरो, ये सूरदास जी का कथन है। अवलो नसानी अवना नसे हो, तुलसीदास। और अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कबीरदास जी ने कहा है। भाई आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, है ना। आपको आपके मतलब आपको आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप भी बदले में उसके लिए कुछ करें। तो आप लाइक सब्सक्राइब और एक शेयर, बस इतना सा काम आपको करना है जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि भाई आपका टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ 1 सेकंड का काम है, वो काम आप ज़रूर कर दिया करो। बाकी आप यहाँ से बहुत अच्छे से अच्छे मैटर आपको मिलता रहेगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। ये कथन किस इतिहासकार का है? आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सर्वव्यापी एक कुमारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सवन का भरता। इसके रचनाकार कौन है? तो सबका मतलब सबका ईश्वर एक है, ऐसा कौन मानते हैं? तो ये कबीरदास जी मानते हैं। कौन कहते हैं? कबीरदास जी। सुनही सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेर प्रगट देखियत, तुम तरण की ओर दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, नंददास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं सूरदास जी की। ठीक है, सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत। ये भंवर गीत जो उन्होंने भ्रमर गीत लिखा था, भ्रमर गीत में जब उद्धव गोपियों को समझाने जाता है तब ये बात होती है। तुलसीदास की किस रचना में संत मेहनतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, पार्वती मंगल या जानकी मंगल। तो ये है वैराग्य संदीपनी में। ठीक है, वैराग्य जो संदीपनी है उसमें संत मेहनतों के लक्षण वर्णित हैं। संत मेहनत होते हैं, वैरागी बोलते हैं उनको, और ये वैराग्य संदीपनी है। रामाज्ञा प्रश्न है जो ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, इसको भी याद रख लेना। एही रूप एक ती और सीयू, एही रूप त्रिभुवन कर जियो, काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, मंजन या फिर कुतबन। तो ये जो पंक्ति है ये है मंजन साहब की। ठीक है, एही रूप एक थी ओ सीओ, इसको याद रख लेना। निम्नलिखित कृतियों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास और हनुमान नाटक। यहाँ पर दे रखे हैं भरत मिलाप किसका है? तो ये ईश्वर दास का है। ध्यान मंजरी अग्रदास का है। रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद चौहान का है। और अवध विलास लालदास का है। और हनुमान नाटक किसका है? तो हृदय राम का है। हनुमान जी ने अपना हृदय चीर करके दिखाया था, तो हृदय में कौन बैठे थे? राम। ठीक है, हृदय राम का है हनुमान नाटक। प्राण रामायण महानाटक किसका है? तो ये प्राणचंद चौहान का है। ठीक है, रामायण का जो महानाटक है वो लोगों का क्या है? प्राण बसते हैं उसमें। ऐसे आप कुछ भी ट्रिक लगा करके याद कर लिया करो, बहुत अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अनुभाष्य या फिर सृष्टि रहस्य। तो ये है अनुभाष्य। नेक्स्ट यहाँ पर, सूर सागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित कवि या फिर प्रेम सखी। तो ये है रामचरण दास। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है, ये कथन किसका है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण साई या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन किसने कहा है? विजय देव नारायण साई के द्वारा ये कथन कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन जो इस संप्रदाय दे रखे हैं इनमें सबसे पहले किसको रखा है? तो ये रखा है श्री संप्रदाय को। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और फिर सनकादि संप्रदाय। ठीक है, श्री सबसे पहले आते हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। सगुनऊ सगुनई अगुनई नहीं कछ भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? सगुनई अगुनई नहीं कछ भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने कहलवाया है किसके द्वारा? तो ये शिव के द्वारा कहलवाया है। ठीक है,
शिव के द्वारा ये कथन को कहलवाया गया है, सगुनई अग्नौ नहीं कछु भेदा। नेक्स्ट है यहाँ पर, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है? कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है वो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही है। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ये काव्य पंक्ति किसकी है? सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ये काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, कबीरदास, चंद वरदाई या फिर जायसीम। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ये काव्य पंक्ति है भाई किसकी? तो ये कबीरदास की है। ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन पंक्तियों के कवि रचनाकार कौन है? सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या फिर रविदास। तो ये हैं हमारे गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो जब वो देवगिरी को जीत करके दिल्ली आए थे तो चामुंडराय दाहिम ने कहा था कि हम रेवा तट पर मृगया के लिए, मृगया यानी कि मृग का शिकार करने के लिए चलने को कहा था। यही रेवा तट है जो हमारे सिलेबस में है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रख लेना। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरी। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत। तो ये है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चंद बरदाई के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किसका प्रयोग किया गया है? वीर रस की रचनाओं के लिए अभी हमने एक पढ़ा भी था, तो ये डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरयपाद या स्वयंभू। तो ये हैं हेमचंद्र जी। ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है, इसलिए इनको थोड़ा जल्दी देखेंगे। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक, खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। नाम भी इसमें सारे ऐसे दे रखे हैं छाट के। तो ये हैं अमीर खुसरो जी। ठीक है, अमीर खुसरो हैं जिन्होंने खालिक बारी की रचना की थी। इनमें कौन सा युग्म है जो कि संगत है? बीसल देव रासो, नरपति नालय, खुमान रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंद बरदाई या परमाल रासो, दलपत विजय। तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो ये जगपति नालय, सॉरी नरपति नालय की रचना है। ठीक है, बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नालय की। यही सही है, बाकी सब उल्टे पुल्टे लिखे हैं। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी, राजस्थानी, अवधी या मैथिली। तो ये है राजस्थानी साहित्य से। डिंगल भाषा का जो संबंध है वो किससे है? राजस्थानी साहित्य से वीर रस के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर हमारे 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगे, ये मुझे पता है। लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बता देना। कमेंट जरूर किया करो, एक आध दो कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए भाई, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।